हेलो दोस्तों, मैं अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के ज़रिए फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कुछ आप लोग जो मुझे टॉपिक देते हैं उस पर बात करने के लिए बस थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना, लॉकडाउन, नियम ये सब अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है 22 मार्च से। अभी हम लोगों को सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे आगे धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, काम शुरू करनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो सरकार जिस तरह के गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी से हम हार नहीं सकते या किसी एक रोग के डर से हम घर भी नहीं बैठ सकते। हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो कोरोना क्या कोई भी हमसे हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। मुंबई और मुंबई जैसे बहुत बड़े शहर हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं। मैं मुंबई का ही बोलूँगी क्योंकि मैं मुंबई रहती हूँ। बड़ा अजीब तो लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं क्या पॉलिसी है, क्या तहत है, क्या गलतफहमी है, क्या अफवाह है कि जो लोग यहाँ से छोड़ छोड़ कर सब जा रहे हैं। हम तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हमारा भी गांव है, हमारा भी गांव है, हमारी भी खेती बाड़ी है, तालाब है, लेकिन हम भाग नहीं रहे हैं। हम यहीं पे हैं क्योंकि मुंबई ने हमें सहारा दिया है। मुंबई में हम काम करते हैं, हम रोजी रोटी कमाते हैं यहाँ। तो आज हमारा शहर संक्रमित है, इसमें रोग है, तो हम अपने शहर को छोड़कर चले जाएंगे? हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि जिस शहर ने हमें इतने दिनों तक सहारा दिया, हमें पाल पोसा, हम यहीं से कमा के हम गांव भेजते रहे या अपने परिवार को पालते रहे, वो आज बीमार है तो उसको छोड़ के चले जाएंगे? माँ है, कोई बीमार माँ को छोड़ के चला जाता है, किस अफवाह के तहत, किस अफवाह के तहत? पता नहीं इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, वो सब मैं नहीं जानती। बट हम लोग भी तो हैं, हमारा भी तो घर बार है, हमारा भी तो गांव है। हम तो पागलों की तरह दौड़े नहीं जा रहे हैं, हमें भी तकलीफ है। अब आते हैं इस बात पे। मेरे बिल्डिंग में काफ़ी दिनों से जो रिपेयरिंग का काम था वो बंद था। फिर रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ जब से हमारी जो कोविड नर्स जो ठीक होकर वापस आई, उसके बाद से हमारा बिल्डिंग का काम फिर से दोबारा शुरू हुआ रिपेयरिंग का, क्योंकि बारिश आने वाली है अगले महीने से। तो उसमें 6 वर्कर्स काम कर रहे थे जिनका टेस्टिंग वगैरह करके हमारे सोसाइटी के ऑफिस में रखा गया था। 6 में से 2 लेबर्स थे जो उड़ीसा के थे। पता नहीं वो लोग बिना कुछ बोले कॉन्ट्रैक्टर को खिसक लिए और उन्होंने फ़ोन वगैरह भी नहीं उठाया। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने और भी 4 लोग कहीं से बुला के फिर उनका टेस्ट करा के दोबारा काम वगैरह शुरू किया। बट आज पता चल रहा है कि वो 2 लेबर जिनके साथ निकलने वाले थे वसई या वाशी साइड में, उन लोगों ने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, हम लोग जब 31 के बाद ही निकलेंगे। अब वो 2 लोग फ़ोन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि हम तो यहाँ फंस गए हैं अभी। अब कॉन्ट्रैक्टर ने उनको पैसे भी दिए थे, एडवांस भी दिए थे और काम करने की भी दिए थे, लेकिन ये एक तरह से डिच ही हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन कर रहे हैं कि हम फंस गए, हमें लेकर जाइए, हम काम करते हैं। बट उनको तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो सोसाइटी से निकल गए हैं। तो ये जल्दबाजी पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। फिर मेरे पहचान के कुछ छोटे बच्चे ही बोलेंगे, 18-19 साल के लड़के जो घर का काम करते थे या छोटा मोटा काम करते थे, वो लोग यूपी निकल लिए, बिहार निकल लिए। अभी वो लोग एसएमएस दे रहे हैं कि यहाँ आके हम फंस गए हैं, यहाँ आके हम फंस गए हैं, हमें दोबारा आना है। यहाँ वहाँ पे कोई घर का काम हो, कुछ काम हो या ऑफिस का पीएन का काम हो तो प्लीज़ हमें दिलवा दीजिए। अभी शायद वो संभव नहीं होगा बच्चों, अभी वो सब संभव नहीं होगा क्योंकि आप लोग भाग गए हैं। अभी तो सबको आदत हो गई है घर का काम करने का, अभी तो सबको आदत हो गया ऑफिस के काम करने का, पीएन का काम करने का। और कितने सारे दुकानों में मैं देख रही हूँ कि दुकानदार के जो लोग होते हैं, जो दुकान में जो कर्मचारी होते हैं, वो भी बिना बोले भाग गए।
तो दुकानदारों ने एक सिस्टम शुरू कर दिया कि उनके घर के जो लोग हैं, जो थोड़े से बड़े हैं, वो कैश संभाल रहे हैं, वो खुद जो दुकानदार है या उनके जो घर के और भी लड़के हैं वो दुकान संभाल रहे हैं, कि घर की महिलाएं भी आ गई हैं दुकान संभालने के लिए और बच्चे भी आकर अभी दुकान संभाल रहे हैं। तो मैं इस तरह से देख रही हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इस तरह इस वक्त जो घर पे बैठे हैं यंगस्टर्स, वो भी वो दुकान में जाके पर डे के हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई अच्छी बात नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग आइए शॉप पे, जो छोटे छोटे शॉप पे हैं वहाँ पे पर डे डिसाइड करके आप काम शुरू कर लीजिए। कम से कम आपका राशन पानी तो चलता रहेगा, क्योंकि अभी शूटिंग तो हो नहीं रही है। तो आप लोग छोटे छोटे शॉप्स में कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए उनको लोगों की ज़रूरत है कि नहीं। वहाँ एक पर डे का अमाउंट डिसाइड करके उन दुकानों में काम शुरू कर दीजिए। राशन की दुकान में, दवाई की दुकान में शुरू कर दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का देख रही हूँ, और कुछ घटते हुए भी देख रही हूँ कि मनी ट्रांसफ़र जो होता था गली गली में, मुंबई में तो गली गली में मनी ट्रांसफ़र का ऐसा खुल गया था कि बोलिए मत। और जो मनी ट्रांसफ़र करते थे वो लोग तो 7वें आसमान पे उड़ते थे। तो अभी कल पता चल रहा है कि हमारे इलाके के जो मनी ट्रांसफ़र वाले थे वो अपने गांव चले गए। बीच में हमने एक हमारे एक महिला मित्र हैं, उनको कुछ तकलीफ आ गई थी बहुत पहले, लॉकडाउन से बहुत पहले। उस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सुदीप जी के पास भी पैसे नहीं थे, और अनिल जी के पास भी नहीं थे, बीजू के पास भी नहीं थे। तो हमने मनी ट्रांसफ़र वाले से कहलवा के उस लेडी को कुछ पैसे दिलवाए थे। तो वो पैसे हम दे नहीं पाए मनी ट्रांसफ़र वाले को। तो मनी ट्रांसफ़र वाले ने बीच में कह दिया था कि सरेआम आपकी इज्जत बेइज्जत कर देंगे आपको। तो आज पता चल रहा है कि वो मनी ट्रांसफ़र वाला बंदा था, वो अपने गाँव खिसक लिए गाड़ी लेकर, क्योंकि उनका मनी ट्रांसफ़र का धंधा बंद हो गया। और जो दुकान उन्होंने लिया था डिपॉजिट का, वो भी 2 महीने का ख़त्म हो गया। लाइट का किराया, इंटरनेट, वो सब कहाँ से करेगा? और मनी ट्रांसफ़र करेगा कौन? सब तो गांव चले गए हैं। जो रोज़ यहाँ पे कमा के देते थे, गांव भेजते थे, वो तो सब गांव की ओर है। तो उनका तो एक तरह से धंधा बंद हो गया। और बहुत जो उड़ते थे, और उड़ने की बात पे अभी मैं कुछ, और मेरे एक मित्र हैं नसीम खान, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी कि फिल्म में जो काम करते हैं वो लोग, जब उनके पास काम रहता है तो लिटरली वो उड़ते हैं, वो एटीट्यूड दिखाते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, मैं देखती हूँ। एक कुछ भी मिल गया, एक छोटा सा कोई एपिसोडिक काम कर लिया या कुछ कर लिया, या किसी सीरियल में कंटिन्यू रोल मिल गया, या किसी फिल्म में काम कर लिया, तो इतना उड़ना और पैसे को रखना नहीं सहज के, और लाइफ को एकदम चेंज कर देना, सब कुछ ब्रांडेड कर लेना, फिर अय्याशी, दारूबाजी, लड़की, पार्टी, डिस्को। आज ऐसा हो रहा है। कल ही हम लोगों ने सुना कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, कोई सब टीवी में एक्ट करता था, उसको पेमेंट नहीं मिला। तो ये जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड मार देता है इंसान को। घमंड एटीट्यूड मार देता है इंसान को। आप अगर नॉर्मल में चलेंगे ना, धरातल पे पैर रख के चलेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप यहाँ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो बड़े बड़े होटलों में खा रहे हैं खाना, तो खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो खाना फेंक रहे हैं। थोड़ा 2-3 पनीर ले लिया, पनीर इसमें से, और बाकी पनीर का प्लेट फेंक दिया, ये किया वो किया। ये एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड मैंने जब सुदीप जी नीडर दी फियरलेस की शूटिंग कर रहे थे मुल्तई में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी हीरोइन, और उनकी सहेलियों का रोल करने गए थे। इन लोगों ने यही चीज़ किया था होटल में खाना खाने के वक्त। तो सुदीप जी ने क्या किया था, उन लड़कियों ने जो खाना फेंका वो पैक करवाया, पैक करके उन्होंने प्रोड्यूसर के कमरे में भिजवाया कि ये रात को खाना आप खा लेना, क्योंकि आपकी बुलाई हुई सारी अभिनेत्रियों का ये सारा कर्मकांड है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये लड़कियां नहीं चाहिए सेट पे। फिर उन लड़कियों का पैकअप करवाया गया, फिर और लड़कियों को और नए अभिनेत्रियों को बुलाया गया मुंबई से। तो ये एक एटीट्यूड होता है। नहीं है तो ठीक है, मिल गया तो बिस्लरी चाहिए, बिस्लरी से नहाना है, ऐसा तक हो जाता है। एयर कंडीशन चाहिए, उसके बगैर जीना मुमकिन नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग भी कर लेते हैं ना। अब तकलीफ के टाइम पे उनसे बोला नहीं जा रहा है। घर में खाने को वांदे हैं। अगर उस लड़के को खाने के वांदे थे, वो वैसे ही या किसी साइड में रहता था, तो वो बोल सकता था किसी से। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी भी चल रहा है हम लोगों के ग्रुप में, जरिया है। कुछ लोग बोलते नहीं हैं शर्म के मारे। और उस दिन नसीम भाई भी बोल रहे थे
कि आप मानोगे नहीं रजनीका कि बैंड्रा में पुरानी पुरानी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ, डांसिंग स्टार्स और पुराने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, ये सब हैं जो बड़े बड़े आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट वो लॉकडाउन की वजह से ना उनके घर में कोई नहीं है तो राशन नहीं मिल पा रहा है। और वो लोग ऐसे हैं कि उनको बोलने में हिचकिचाहट होती है कि हम तकलीफ में हैं। किसी के पास पैसे हैं तो उनके पास राशन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है और राशन भी नहीं है, तो बोलने से हिचकिचाते हैं। अगर मैं काफ़ी लोगों से पूछती रहती हूँ, मेरे सर्कल के जो भी फिल्म वाले लोगों से, आपको चाहिए क्या राशन? तो कुछ लोग शर्म से नहीं बोलते हैं, 1 महीना 1.5 महीना नहीं बोला, अभी बोलना शुरू किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि राशन की सप्लाई की भी ये होती है। मैं भी तो कोई बहुत ये नहीं हूँ, मेरे पास भी सप्लाई आता है, तो मैं खुद कुछ रख के बाकी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो बोलने से हिचकिचाना, शर्म कि अरे मेरे पास नहीं है, मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ, मेरे घर वाले, तो मैं क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड कर लेता हूँ, तो मैं इन्फिनिटी मॉल में बैठ के मीटिंग करता हूँ, तो मेरे घर वाले सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कितने बड़े स्टार हैं, बट अंदरूनी जो खोखलापन है वो नहीं बताते हैं, वो तकलीफ नहीं बताते। इसलिए फेसबुक पे पोस्ट नहीं देंगे राशन लेने का कि उनके घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, फलाना ढिमका एंड चिमका। तो इस तरह की जब हमें पता है कि सरकार के इतने सारे आर्थिक पैकेजेस आने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री के पास कुछ भी नहीं आया, तो लिटरली देखा जाए तो हम फिल्म वालों को खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए और एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नहीं है तो बोलने में हिचकिचाहट किस लिए? मैंने बोला है, मैंने भी मांगा है, मैंने अपने इम्पा से एसोसिएशन से, प्रोड्यूसर एसोसिएशन से मैंने हक से मांग के लिया है, मैंने अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट एसोसिएशन से मांग के लिया है, मैंने अपने दोस्तों से मांगा है, मैंने अपने शुभचिंतकों से मांगा है। डर क्यों? किस बात का झिझक? हाँ हुआ है तकलीफ है, जो जिनके पास है वो आपकी मदद करेंगे तभी, जब आप उस बारे में बताएंगे। आप नहीं बताएंगे तो कैसे मदद मिलेगा आपको? मैंने भी कितने आपको मेरे मित्र, मेरे जो ग्रुप वाले हैं उनके थ्रू मैंने कितने दिहाड़ी मजदूरों को हम लोगों ने कितना राशन पहुंचाया है। मुझे कितने फ़ोन आए हैं, मैंने उनसे बाकायदा बात करके पूरा पहुंचाया है। वो तो रह गए। अब हमारे ही असिस्टेंट डायरेक्टर को देख लीजिए, अनिल पांडे जी, वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पे हैं, उनके आस पड़ोस वाले सब निकल लिए। और कैसे निकल रहे हो भैया? ऑटो को गैस वाला, जो गैस से चलने वाले ऑटो को पेट्रोल में कन्वर्ट करके उसमें पेट्रोल भर के, और जरीकन होता है ना, उसमें 10-10 20-20 लीटर पेट्रोल भर के आप सफ़र कर रहे हो बिहार यूपी के लिए। खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो, कहीं गर्मी में कुछ हो गया तो। अभी एक हमारे थाने के पान वाले भैया भी निकल रहे हैं बस में, यहाँ पे अच्छा खासा उनका पान का गल्ला था, अब वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। मतलब इतने दिन, इतने साल तो भैया आप यहाँ कमाए, यहाँ से कमा कमा के गांव भेजे, वहाँ कोठियाँ बनाई, वहाँ पे आपने खेत खलिहान खरीद लिए, और अभी आप निकल रहे हो यहाँ से। बड़ी अजीब बात है भैया। हमारा भी घर है, मेरे दादाजी का घर वेस्ट बंगाल के 24 परगना के बशीरहाट में है। बशीरहाट में खजूर का गुड़, कांचा गोला, ये सब बनता है। तो मैंने भी उस दिन पोस्ट दिया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पे एक बिजनेस खोलूँ साइड में, ताकि हमें जो तकलीफ हो जाती कभी कोई फिल्म वालों को, एक वहाँ से रोजगार लगा रहेगा, वहाँ कुछ लोगों को मैं लगा दूंगी। और मेरे ससुराल में भी अच्छे खासे ज़मीन है और तालाब है। और मेरे ससुराल में मतलब कुंडोला गांव में, बीरभूम जिले में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चिप्स का फैक्ट्री डलवा दूँ, तो मुझे भी वहाँ से कुछ लोन वगैरह मिल जाएगा, कुछ लोग वहाँ काम करेंगे, वहाँ से एक छोटी मोटी कमाई आएगी। तो इस तरह का सिचुएशन होगा तो हमें प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ेगा। चिप्स की फैक्ट्री, सिर्फ चिप्स की, उसमें से सोना नहीं निकलेगा। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल। तो यही मैं बोल रही हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। और मैं उस दिन मैंने एक पोस्ट भी दिया था कि मतलब जो अपने जो ये हैं एंकर्स हैं,
इतना मेकअप करके वो लोग दिन भर से मजदूर पलायन कर रहे हैं, पलायन कर ले, प्रवासी मजदूर। अरे किस हिसाब से प्रवासी मजदूर? हम भी प्रवासी हैं, हम भी यहाँ रह रहे हैं, हम सब कोई प्रवासी हैं। जो IT सेक्टर्स में काम करते हैं वो वहाँ पे भी कितने लोग बैंगलोर में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से जाके या और भी जगह से जाके, तो वो क्या प्रवासी हो गए? ये किस तरह का एक दिखाना कि मतलब एक ही चीज़ को बार बार दिखाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट किया हुआ है इसके पीछे। आई डोंट नो क्या है, क्या मंशा है। एक बहुत पहले मैंने सुना था, पता नहीं आप लोगों को इस बारे में नॉलेज है कि नहीं, कि अगर किसी देश के क्या बोलते हैं, अगर किसी देश के आर्थिक पक्ष को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसके कृषि क्षेत्र को उसका दमन करो। तो उसके लिए ऐसा करो कि गांव से लोगों को शहर बुलाओ, यहाँ पे उनको मजदूर बना दो। वो होता रहा, काफ़ी सालों से हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। कृषि का थोड़ा कम होने लगा है। तो अभी अगर देखा जाए कि लोग वापस जा रहे हैं और राज्य सरकार उनको ले रहे हैं, वहाँ काम दे रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है कि लोकल को जो प्रमोट करने की बात हमारे मोदी जी ने कहा है वो अच्छा निकले। ये हो सकता है ये श्राप एक वरदान बन के आए और वो उभर के आए। हम तो चाहेंगे कि लोग जहाँ हैं वहाँ रहे, वहाँ कमाए, तो ज़्यादा ही अच्छा है। कौन नहीं चाहता अपने घर पे रह के काम करे, यहाँ तकलीफ से रहना या कुछ भी करना। फिर भी अगर आप इतने सालों से इस शहर में हैं, यहाँ कमाए हैं, यहाँ से अपना इतना कुछ बनाया है, उस शहर को छोड़ के जा रहे हैं जब वो तकलीफ में है। और मैं क्या बोलूं मैं सरकार से, क्या बोलूं मैं मोदी जी से, क्या बोलूं मैं निर्मला सीतारमन जी से, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार भी आप लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग वो भी मजदूर हैं, वो भी दिहाड़ी कमाते हैं, डेली कमाते हैं। हर कोई बंदा यहाँ पे करोड़पति नहीं होता है। इस बात को मैं बोल बोल के थक गई। मुझे भी लोग बोलते हैं आपको किस बात की तकलीफ है, आप तो अमीर है। भाई क्यों, कैसे अमीर हो गई, कैसे अमीर हो गए? हम रोज कमाते हैं, 1500 हमें कमाना पड़ता है, तब जाके हमारा घर चलता है। और अभी तो मैडम ने ये बोल दिया है कि जो 6 लाख जिनका सालाना कमाई है वो लो मिडिल क्लास इन में आते हैं। तो हम लोग तो फिर गरीब हो गए। फिर हमें दीजिए राशन, फिर दीजिए हमें सारे सब्सिडीज, फिर हमारे खाते में भी पैसे जमा करवाइए, हमें भी दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग, फिल्म इंडस्ट्री को आप, यहाँ के करोड़ों लोगों को आप लोग क्यों मारना चाहते हैं? क्यों उनका परिवार उजाड़ना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार से, और मैं यही बोलना चाहती हूँ जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री के तरफ से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों में से किसी ने इस बात को बोला नहीं कि इंडस्ट्री में भी दिहाड़ी लोग हैं जो काम करते हैं, जिनका डेली का काम है। हम लोगों का घर कैसे चलेगा? कब तक हम राशन मांग के चलाएंगे? कब तक हम दवाइयों के पैसे के लिए एसोसिएशन से बोलते रहेंगे कि हाँ वो तो एसोसिएशन की मेहरबानी की, पिछले महीने भी दिया, इस महीने भी दिया, अपने आप दवाइयों के पैसे आ रहे हैं। तो कब तक हम ऐसे चलाएंगे बताइए? कब तक हम लोगों को बोलेंगे कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं है? वो कब तक मदद करेंगे? उनका भी घर परिवार है। कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं, कोई लोन नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री में तो लोन मिलता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड तो हम लोगों को मिलता ही नहीं। फिर कुछ लोग हैं, अगर इस बात पे अगर जब मैं बोलने लगती हूँ तो मुझे बोलते हैं देखो ये एक नया सिस्टम खोल लिया है लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ना शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। पता नहीं सरकार चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो काम कर रहे हैं वो रोज आत्महत्या करें। किसान की आत्महत्या पे इतना चिल्लम पुकार
लेकिन कल जिस लड़के ने आत्महत्या की उसके बारे में एक शब्द नहीं, आके पूछा नहीं अपने इंडस्ट्री के लोगों से। मैं मीडिया को बोल रही हूँ कि हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं, या इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ दे नहीं पाते हैं। वही बोलने को आता है, वही बोलते हैं। एक बार भी आप लोगों ने जो एकदम हम जैसे लोगों से आके एक इंटरव्यू, एक बाइट हमसे लिया नहीं। हम लोगों जैसे जो और भी लोग हैं उनसे लीजिए, उनसे पूछिए क्या तकलीफ है हमें। आप लोग चाहते हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो अपनी एक चीज मतलब एक जो कैरियर को ख़त्म जब नहीं वो चला पा रहे हैं तो वो सुसाइड करने लगे, आत्महत्या करने लगे। एक किसान आत्महत्या करता है तो उसका पूरा एक स्टोरी तैयार हो जाता है, लेकिन एक कलाकार आत्महत्या करता है उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, कोई नहीं आता है। सबको यही लगता है कि फिल्म वाले अमीर है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कुछ बड़े कलाकार और कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को देखकर, उनके रहन सहन, उनके ये को देखकर हर एक को उससे साथ तुलना मत कीजिए। यहाँ पे कुछ फिल्मी घराने हैं जिनका बोलबाला है, यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका बोलबाला है, यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनका बोलबाला है, यहाँ पे कुछ डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनका बोलबाला है, लेकिन सबका नहीं है। सब अरबपति करोड़पति नहीं है। सबको डेली कमाना पड़ता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। जैसे आप लोगों की सोच वैसे सरकार की सोच। सब अमीर, सब अमीर, सब अमीर। फिल्म वाले मतलब अमीर, म्यूजिक डायरेक्टर अमीर, लिरिक राइटर अमीर, कैमरामैन अमीर, स्पॉट बॉय अमीर, प्रोड्यूसर, हम जैसे उभरते हुए प्रोड्यूसर अमीर। अब एक बात बताइए, मेरे जैसे उभरते हुए प्रोड्यूसर को क्या मिला? क्या स्टार्टअप है मेरा? मुझे अपना घर, बड़ा घर बेचकर मुझे फिल्म शुरू करनी पड़ी। मुझे छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस लेने पड़े, जिसकी वजह से बहुत, जब मेरी फिल्म लेट हो गई नोटबंदी की वजह से, फिर बहुत सारे कारण बीच में आए, उसके बाद ये आ गया। मेरी तो फिल्म रिलीज थी अप्रैल में, 1500 थिएटर में मैं चट्टान रिलीज कर रही थी अप्रैल में। अब कब होगा मुझे तो पता ही नहीं। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो स्टक हो गए। मुझे लोगों को पैसे वापस करने हैं, उसमें से कुछ लोग मुझे गलत बोलने लग गए हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, कुछ लोगों को यकीन नहीं है। तो क्यों हम लोगों को मारना चाहते हैं? आप, उससे बेहतर है कि आप सारे फिल्म वालों के पास जहर के बॉटल्स भिजवा दीजिए। मैं यही कहूंगी कि हम इस तरह से कुड़ के मरने से बेहतर है आप लोगों से मांग के, भीख मांग के, हम कलाकार ना हुए तो भिखमंगे हो गए। बेहतर है कि हमें पॉइजन के बॉटल्स दे दीजिए। सुसाइड ही करनी है ना सबको, क्योंकि बंदा कब तक चलाएगा कोई मांग के? कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं। आश्चर्य, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं क्या बोलूं? मैं देखती हूँ, मुझे जब लोग फोन करते हैं ना, मैं सच में बोलूं, उनकी जो आवाज कांपती है ना राशन के लिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करूंगी, मैं मजदूरों की बात नहीं करूंगी। वो एहसास मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद गुजर रही हूँ। हम हंसते हुए चेहरे में कितने दुख छुपाए रहते हैं, कितने गम छुपाए रहते हैं। ये तो चलो अच्छा है कि हम लोग, मेरी जिंदगी फिल्मी नहीं है, हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है, हमारा बहुत हाई पॉश लाइफस्टाइल नहीं है, डिस्को नहीं जाना, पार्टीज नहीं करना, शराब नहीं पीना, इसलिए हम लोग बच गए। हमें कम में चलने की आदत है, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल में जीने की आदत है। सबका तो ऐसा नहीं है ना। तो अभी क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे बोलूं। मैं डेफिनेटली मैं खुद कोशिश करूंगी, मैं खुद
खुद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाए, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट लूंगी और मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगी, किसी डेलीगेशन के साथ नहीं जाऊंगी, मैं खुद अकेले उनसे बात करना चाहूंगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सच्चाई है जिनसे उनको मैं अवगत कराना चाहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मैं जाऊंगी, मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया है, मुझे बात करने के लिए उन लोगों ने कहा है, लेकिन इस वक्त मैं बात नहीं करूंगी और तकलीफ नहीं दूंगी। देश उभर जाए, सब संभल जाए, उसके बाद हम अपनी तकलीफ रखेंगे। हम तो कलाकार हैं, हमें तो गम झेलने की आदत है। कोई गम हंसते हुए झेल लेता है, कोई शराब के नशे में झेल लेता है, कोई ऐसे ही जीता है, कोई जिंदा लाश बन के अपने फ्लैट में पड़ा रहता है। किसी की मौत सीढ़ी के नीचे होती है तो किसी की मौत फैन से लटक के होती है। अपनी फिल्म इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस है उतनी ही दुखदाई है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अमीर अमीर बोलकर उनका अपमान मत कीजिए। उनके दुख, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन कर लिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि किस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ओके दोस्तों, आप सबका दिन अच्छा गुजरे। धन्यवाद।